अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तहमीना नज़ीर है। आज हम फार्माकोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसमें लास्ट टाइम हमने देखा था डायूरेटिक्स क्या हैं। तो आज हम देखेंगे एंटी डायूरेटिक्स क्या हैं। तो डायूरेटिक्स का फंक्शन क्या था कि आपके जो यूरिन की आउटपुट है उसको इंक्रीज कर देना, और जो एंटी डायूरेटिक्स है उनका फंक्शन क्या होगा, बिल्कुल इसके ऑपोजिट, यूरिन की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देना। तो अब ये किन किन सिचुएशंस में हम यूज़ करते हैं, जिसमें किन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कौन कौन सी इसकी ड्रग की क्लासिफिकेशन है, ये हम आज पढ़ते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर है एंटी डायूरेटिक्स ड्रग। हमने डायूरेटिक्स ड्रग का कल स्टडी कर लिया था। आज इंशाल्लाह हम एंटी डायूरेटिक्स ड्रग और उसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एंटी डायूरेटिक्स हैं वो बेसिकली क्या होती हैं। डायूरेटिक के अगेंस्ट काम कर रही हैं। डायूरेटिक्स क्या काम कर रहे थे, आपके जो यूरिन था उसकी आउटपुट को इंक्रीज कर रहे थे। एंटी डायूरेटिक्स क्या करेंगे, आपकी जो यूरिन की आउटपुट है उसको डिक्रीज करेंगे। अब ये किन सिचुएशन में हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन जिसमें यूरिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही होती है, जैसे कि डायबिटीज़ इंसिपिडस। उसमें भी क्या होता है कि जो पेशेंट है उसको एक्सेसिव यूरिनेशन हो रही होती है। एक्सेसिव यूरिनेशन की वजह से पेशेंट का जो इलेक्ट्रोलाइट है बॉडी के, वो सारे एक्सपेल आउट हो जाते हैं। अब जब इलेक्ट्रोलाइट एक्सपेल आउट हो जाएंगे, उसकी वजह से बॉडी में डिफरेंट किस्म की वीकनेस के सिम्टम आएंगे। अब उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि एंटी डायूरेटिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और ऐसे पेशेंट जिनको रात को बेड वेटिंग की हैबिट हो जाती है, उनको अपने जो स्फिंक्टर्स हैं उस पर कंट्रोल नहीं रहता, तो ऐसी कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, एंटी डायूरेटिक्स यूज़ करते हैं, जो एक्सेसिव यूरिनेशन है उस प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं। तो एंटी डायूरेटिक्स की डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। एंटी डायूरेटिक्स क्या हैं, सब्सटेंसेस दैट इनहिबिट वाटर एक्सक्रीशन विदाउट अफेक्टिंग साल्ट एक्सक्रीशन। साल्ट को उसी मिकदार में एलिमिनेट करेंगे पर वाटर कंटेंट को कम कर देंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, वाटर बॉडी में एब्सॉर्ब रहेगा। तो ये हम डिहाइड्रेशन की कंडीशन में भी हो सकता है। डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि पानी जिस्म में कम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर यूरिन के थ्रू पानी निकलता रहेगा तो जो पेशेंट है उसको तो नुकसान है, क्योंकि पहले बॉडी में पानी कम है, यूरिन के थ्रू भी पानी निकल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वाटर एक्सक्रीट नहीं होगा और जो साल्ट्स हैं वो एक्सक्रीट हो जाएंगे, जो अमोनिया है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। और इसके बाद इसमें क्या होता है, बेसिकली यूरिन की आउटपुट डिक्रीज कर जाती है। इसको हम एंटी एक्वारेटिक्स भी बोलते हैं, और इसको हम डायबिटीज़ की कंडीशन में, डायबिटीज़ इंसिपिडस की कंडीशन में यूज़ करते हैं मोस्टली, ठीक है। अब ड्रग इस डायूरेटिक्स की सबसे पहले हम जो क्लासिफिकेशन देखते हैं उसमें आती हैं ये ड्रग्स, जिसमें सबसे पहले एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। हार्मोन क्या है, बेसिकली ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं, पेप्टाइड के ये चेन्स होती हैं। इनका काम क्या होता है कि ये एज ए केमिकल मैसेंजर एक्ट करते हैं, आपके ऑर्गन के ऊपर जाके फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं। अब एंटी डायूरेटिक्स क्या है, ये ऐसा हार्मोन है जो आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा होता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है तो ये क्या करता है कि आपकी किडनी के ऊपर आके अफेक्ट करता है। किडनी के ऊपर किस तरह अफेक्ट करेगा कि ये वाटर रिटेंशन करवाता है बॉडी में, और जो साल्ट की एक्सक्रीशन है उसको रोकता है, ठीक है। सोडियम की एक्सक्रीशन को रोकता है, पानी की एक्सक्रीशन को रोकता है। तो एंटी डायूरेटिक्स को हम एज ए ड्रग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनका फंक्शन क्या है कि ये हमारे जो बॉडी में एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, एडीएच जिसको बोलते हैं, वो आपकी किडनी के ऊपर जाके इफेक्ट इस तरह करता है कि ये वाटर रिटेंशन काज करवाता है। वाटर रिटेंशन के नतीजे में जो यूरिन की आउटपुट है वो कम हो जाती है, बॉडी से कम यूरिन एक्सपेल आउट होता है। तो इसकी वजह से हम इस ड्रग को, एडीएच को एज ए ड्रग यूज़ कर सकते हैं।
वैसोप्रेसिन ये भी एडीएच का दूसरा नाम है। तो वैसोप्रेसिन और एडीएच को हम एज ए एंटी डायूरेटिक ड्रग यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं वैसोप्रेसिन की तरह जो काम करते हैं, जैसे डेस्मोप्रेसिन है, लाइप्रेसिन है, टेलिप्रेसिन है। ये वो ड्रग्स हैं जो वैसोप्रेसिन की तरह ही एक्ट करती हैं। क्या फंक्शन है इनका? इनका भी फंक्शन यही होगा कि ये वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और यूरिन की आउटपुट को कम कर देते हैं। थायाजाइड डायूरेटिक्स, अब ये देखें कि थायाजाइड को हमने पढ़ा था डायूरेटिक्स में। डायूरेटिक्स क्या थे कि जो आपकी यूरिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे थे, उसकी क्लासिफिकेशन में हमने थायजाइड डायूरेटिक्स भी पढ़ा। अब थायजाइड डायूरेटिक्स को हम एज ए एंटी डायूरेटिक किस तरह यूज़ करते हैं, किस बिहाफ पे यूज़ करते हैं, वो इसलिए कि थायजाइड क्या करता था, आपके जो सोडियम क्लोराइड की जो एक्सक्रीशन है उसको इन्हांस कर देता था। जब ये सोडियम क्लोराइड की एक्सक्रीशन को इन्हांस करता है, इंक्रीज करता है, तो ये क्या करता है कि वाटर की एक्सक्रीशन को कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम वाटर की जो एक्सक्रीशन है उसकी कमी की इस नेचर की वजह से हम इसको एज ए एंटी डायूरेटिक इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी एग्जांपल में अमाइलोराइड है। दूसरी कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे इंडोमेथासिन, क्लोराप्रोपामाइड, कार्बामेज़ेपिन, इन सबको हम एज ए एंटी डायूरेटिक यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले एडीएच की एंटी डायूरेटिक हार्मोन की बात करें तो ये आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है। इसके साथ साथ ऑक्सीटोसिन भी आपकी बॉडी में रिलीज होता है। तो इस स्लाइड पे उसकी रेगुलेशन बताई है कि ये जो एडीएच है किस तरह रेगुलेट होता है कि हाइपोथैलेमस में जैसे ही वाटर का इम्बैलेंस की कोई सिग्नल जाएगा, ओस्मो रिसेप्टर वहाँ मौजूद होते हैं, वो इसको डिटेक्ट करते हैं और एडीएच को रिलीज करते हैं। ठीक है, कुछ लेफ्ट एट्रियम में भी इसके रिसेप्टर मौजूद होते हैं, वो भी इसकी रेगुलेशन में हेल्पफुल हैं। तो जैसे ही आपकी बॉडी में वाटर का एक्सेस होगा तो क्या होगा कि एडीएच कम रिलीज होगा। जब आपकी बॉडी में वाटर की कमी है तो एडीएच ज़्यादा रिलीज होगा ताकि ज़्यादा वाटर को बचाया जा सके। अच्छा, अब इसके स्टिमुलस क्या होगा एडीएच का? ऑब्वियस सी बात है, प्लाज्मा के अंदर जितना ब्लड लेवल होगा, ईसीएफ के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जितना वाटर लेवल होगा, ब्लड लेवल कह दिया मैंने, सॉरी, जो वाटर लेवल होगा, वाटर कंटेंट होगा, वो एडीएच का स्टिमुलस बनेगा। ठीक है, ह्यूमन में ये एडीएच 8-आर्जिनिन वैसोप्रेसिन की फॉर्म में पाया जाता है। अब एडीएच के दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। एडीएच बॉडी के जिन जिन पार्ट्स में होगा वहाँ जिन जिन पार्ट्स में इफेक्ट करेगा वो पार्ट्स स्पेसिफिक रिसेप्टर उनके ऊपर मौजूद होते हैं। अब ये रिसेप्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है V1 रिसेप्टर और दूसरे होते हैं V2 रिसेप्टर्स। अब जो V1 रिसेप्टर है उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है V1A और V1B में। तो जो V1 रिसेप्टर्स हैं इनका बेसिकली काम होता है वैसोकंस्ट्रिक्शन का। ये किस तरह एक्ट करते हैं कि जैसे इनके ऊपर आके एडीएच अटैच होगा, ये उस जगह पे ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेंगी और साथ ही साथ क्या करेंगी कि जो वाटर की आउटेक है उसको रोक देंगी, वाटर को रीअब्सॉर्ब ही रहने देंगी, उसको आउटफ्लो नहीं होने देंगी। तो ये वैसोकंस्ट्रिक्शन करवा देती हैं। तो इस वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी तो जो आपका ब्रोमेन कैप्सूल है उसकी तरफ ब्लड कम जाएगा। V1 रिसेप्टर आपकी बॉडी में कहाँ मौजूद होते हैं? ये जो कॉलोनी डिफरेंशिएटिंग सेल्स हैं रीनल के, उधर प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले ASCLH सेल्स में मौजूद होंगे, मतलब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। वैस्कुलर एंडोथेलियम में ये V1 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि जितने भी आपकी वेजल्स हैं उसके जो एंडोथेलियम लाइनिंग है उसके अंदर ये रिसेप्टर मौजूद होते हैं। V1 काम क्या है इनका? वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाना। अब इनकी जो V1 है उसकी फर्दर सब टाइप हैं V1A और V1B। अब ये किस तरह टाइप्स हैं कि ये फर्दर आगे डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन में डिफरेंशिएटेड है। V1 आपके वेजल्स में, यूट्रस में,
विजुअल स्मूथ मसल्स में, एडिपोज टिश्यू में, ब्रेन में प्रेजेंट होता है। जबकि जो V1B है वो आपके ब्रेन के अंदर एंटीरियर पिट्यूटरी का हिस्सा है, ब्रेन का हिस्सा है, और पैंक्रियाज में ये रिसेप्टर मौजूद हैं। अब ये रिसेप्टर जिन जिन एरियाज में मौजूद है वहाँ आके ADH अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब दूसरी टाइप है V2 रिसेप्टर्स की। V2 रिसेप्टर क्या करता है, इसका फंक्शन होता है कि ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर वाटर रिटेंशन को प्रमोट करता है। तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसकी लोकेशन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है किडनी के अंदर, और इसका मकसद क्या है, वाटर को रेगुलेट करना। अगर हम असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की बात करें तो उसमें क्या है कि ये आपके सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड ट्रांसपोर्टर को एक्टिवेट कर देंगे, जिसकी वजह से सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयंस तो बाहर मूव करेंगे पर वाटर मूव नहीं करेगा। वैस्कुलर एंडोथेलियम ये क्या करता है कि जो वेजल्स हैं उसकी वेसोडाइलेशन करवा देगा। अब इसके एक्शन बताए हुए हैं कि ये किस तरह एक्शन करता है। सब जो एंटी डाययूरेटिक्स है उसका बेसिकली काम क्या है कि वाटर को बॉडी से बाहर निकलने से बचाना। कहत साली की कंडीशन में जिसमें आपकी बॉडी में पानी पहले से कम है, पानी को बाहर बह जाने से रोकने के लिए, यूरिन के थ्रू बाहर बॉडी से जाने से रोकने के लिए आपकी जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स हैं उनका क्या फंक्शन होगा कि वो वाटर को मैक्सिमम हद तक बचाएंगे। किस तरह बचाएंगे कि ये अगर किडनी पे अफेक्ट करते हैं तो उसके जो कॉलोनी डिफरेंशिएटिंग सेल हैं जो एपिथेलियम के ऊपर अटैच होते हैं वो उसके ऊपर जाके क्या करेंगे कि उसकी वाटर की परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देंगे। जो CD सेल की परमेबिलिटी है उसको इंक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि वाटर इन सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब इन सेल्स की तरफ जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो जो नेफ्रॉन का जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स थी उसके अंदर वाटर का कंटेंट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो कंसंट्रेटेड यूरिन है वो प्रोड्यूस होगा। अब ADH का वेसल्स के ऊपर क्या इफेक्ट है कि ये वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन करवाता है, BP को रेज करता है। तो इस तरह हम एंटी डाययूरेटिक्स को लो BP के पेशेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर काजेज स्मूथ मसल हाइपरट्रॉफी। अब इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि ये स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देता है तो इस वजह से उन स्मूथ मसल्स की हाइपरट्रॉफी भी हो सकती है अगर ज़्यादा इस्तेमाल करें। GIT के ऊपर ADH का क्या असर है कि ये आपकी GIT की मूवमेंट को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से जो गैस वगैरह है वो बनना शुरू हो जाती है GIT में। यूट्रस के ऊपर क्या है कि जो वैसोप्रेसिन है वो क्या करती है, एंटी डाययूरेटिक वैसोप्रेसिन वो कॉन्ट्रैक्शन करवाती है जो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स होते हैं। अब इसकी वजह से जो ये दोनों मिलके आपस में काम करते हैं तो जो ऑक्सीटोसिन की सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से जो यूट्रस के ऊपर ऑक्सीटोसिन का इफेक्ट ज़्यादा होता है। CNS की बात करें तो जो ये वैसोप्रेसिन है ये क्या करती है कि आपके जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती, तो इसलिए इसका ब्रेन के ऊपर डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं है। इसको पेप्टाइड न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। ये आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेज कर देती है, सिस्टमिक सर्कुलेशन को इंक्रीज कर देती है, आपकी टास्क लर्निंग में हेल्पफुल है। उसके अलावा एड्रेनोकोर्टिकॉइड्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी ये रिलीज करती है। अब दूसरे फंक्शन में क्या है कि ADH की वजह से आपके जो प्लेटलेट के एग्रीगेशन पॉसिबल है, हेपेटिक ग्लाइकोजेनोलाइसिस, कोagulation फैक्टर 8 और वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग का फिनोमेना इंक्रीज हो जाता है। अब बात करते हैं कि जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, पहले हमने V1 के लिहाज से बात की, अब हम V2 के लिहाज से बात करेंगे। ये भी क्या करते हैं कि जो आपके कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर क्योंकि एक्ट करते हैं, ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट में मौजूद होते हैं किडनी की, तो ये उधर जो आपकी वाटर एब्जॉर्प्शन है उसको इंक्रीज कर देंगे। वाटर एब्जॉर्ब वापस हो जाएगा सेल की तरफ, जिसकी वजह से यूरिन का कंटेंट, वाटर कंटेंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो यूरिन है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में प्रोड्यूस होगा।
जो V1 रिसेप्टर्स हैं वो क्या करते हैं कि वेजर एक्टा को कंस्ट्रिक्ट करेंगे, वेजर एक्टा कंस्ट्रिक्ट होगा, ब्लड फ्लो कम आएगा, ब्लड फ्लो कम होगा, वाटर किडनी के पास कम आएगा, नेफ्रॉन के पास कम आएगा, वाटर कम आएगा तो कम ही बॉडी से एक्सपेल आउट होगा। तो इधर ये बताया हुआ है कि जैसे ही ADH आपके ब्लड के अंदर मौजूद होता है, आपकी किडनी उसको डिटेक्ट करती है, तो सबसे पहले क्या होता है कि ADH रिसेप्टर्स के ऊपर जाके ADH अटैच होता है, वहाँ के ऊपर पास ये क्या करता है, G प्रोटीन को एज ए कैरियर इस्तेमाल करके ATP से साइक्लिक AMP बना देता है एडिनालेट साइक्लेज की मौजूदगी में, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोटीन काइनेज बनती है। प्रोटीन काइनेज बनेगी तो ये क्या बनाते हैं, परमाबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए फर्दर चैनल्स बना देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ओवरऑल जो एक्वस चैनल है वो इंक्रीज हो जाते हैं और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की जो वाटर परमाबिलिटी है, वाटर को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत है, वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह आपके ADH रिसेप्टर के साथ अटैच होकर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब वैसोप्रेसिन की बात करें तो वैसोप्रेसिन के कुछ एनालॉग्स हैं, जैसे लाइप्रेसिन, टेरलिप्रेसिन और डेस्मोप्रेसिन। अब इन सब की जो स्ट्रक्चर है वो बताया हुआ है, किस किस तरह ये एक्ट करते हैं, कितना इसका ड्यूरेशन है और क्या क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले लाइजिप्रेसिन, ये 8 लाइसिन वैसोप्रेसिन है। ये एवास्कुल जो आपका वैसोप्रेसिन है उसकी एडिनो वैसोप्रेसिन, उसकी वजह से एंटी डायूरेटिक वैसोप्रेसिन, उसकी निस्बत इसका कम इफेक्ट है। ये रिसेप्टर V1 और 2 को दोनों को एक्टिवेट करते हैं। इसका एक्शन क्या है कि ये 4 से 6 घंटे तक अपना एक्शन शो करता है। अब टेरलिप्रेसिन की बात करें, ये सिंथेटिक ड्रग है। इसके अगर एसोफेगस में ब्लीडिंग हो रही हो, वैसोकंस्ट्रिक्शन करवानी हो, तब भी इसको यूज़ किया जाता है। इसके एडवर्स इफेक्ट लाइप्रेसिन की निस्बत कम है। अब सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली डेस्मोप्रेसिन की बात करें, ये भी सिंथेटिक पेप्टाइड है। ये B2 रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करती है। किस तरह B2 रिसेप्टर क्या करते हैं, कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर जाके वाटर की परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, वाटर को अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब ये 12 टाइम मोर पोटेंट है AVP से। अब ये वैसोकंस्ट्रिक्टिंग एक्टिविटी इसकी कम है। अब इसके अलावा इन्होंने बात की है कि इसका जो एक्शन है वो 8 से 12 घंटे में तक रहता है। ठीक है, अब इसको V2 चैनल की ज़रूरत होती है। इसके अलावा इंट्रानेजल रूट के थ्रू भी इसको हम दे सकते हैं। अब इसके यूजेस की बात करें तो हम ये जो वैसोप्रेसिन्स हैं, जो वैसोप्रेसिन के एनालॉग्स हैं, हम इनको डायबिटीज़ इन स्पीडर्स, बेड वेटिंग इन चिल्ड्रन, नॉक्टोयूरिया, ऐसे बच्चे जो रात को यूरिन कर देते हैं बेड पे, उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अगर रीनल कंसंट्रेशन टेस्ट के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हीमोफीलिया, वॉन विली ब्रांड डिजीज़, इसके ऊपर हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रग्स। अब अगर V1 एक्शन के लिहाज से बात करें तो आप इसको एसोफेगस की जो ब्लीडिंग है उसके लिए, एब्डोमिनल रेडियोग्राफी के लिहाज से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट में हेडेक है, फ्लशिंग है, नेजल इरिटेशन, कंजेशन, बल्जिंग, नोजिया, हाइपरनेट्रीमिया और फ्लूइड रिटेंशन है। थायराइड, जिसका मैंने आपको पहले बता दिया कि ये क्या करते हैं कि आपकी किडनी के ऊपर एंटी डायूरेटिक इफेक्ट शो करते हैं। किस तरह के, ये क्या करता है, वाटर रिटेंशन करवाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और जो ओवरऑल फिल्ट्रेशन है, ग्लोमुलर फिल्ट्रेट जो बन के आता था वो कम हो जाता है। क्योंकि जो ये थायराइड क्या करते हैं कि आपकी जो वोमेन कैप्सूल है उसमें जस्ट जो फिल्ट्रेशन का फिनोमेना है उसको रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो GFR है, जो ग्लोमुलर फिल्ट्रेट है, वो कम हो जाता है, फ्लूइड लोड कम हो जाता है, जस्ट उसमें से जो सोडियम क्लोराइड है वो पास हो सकता है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से हम थायराइड को एज ए एंटी डायूरेटिक यूज़ करते हैं। अब कुछ दूसरे एंटी डायूरेटिक हैं जैसे एमिलोराइड, इंडोमेथासिन। अब इसको, ये भी ड्रग ऑफ चॉइस है ऐसे पेशेंट में जिनको बार बार यूरिनेशन होती है। इसकी वजह से आप
जो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस है वो रिड्यूस हो सकती है। क्लोप्रोपामाइड, इसमें क्या होता है कि ये लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनाइलूरिया ओरल हाइपोग्लाइसीमिक में यूज़ कर सकते हैं। अब ये क्या करता है कि बॉडी के जो किडनी है उसके ऊपर एडीएच के एक्शन को मज़ीद सेंसिटिव बना देता है। जब भी एडीएच आएगा तो ज़्यादा इफेक्टिवली उसके ऊपर काम होगा। कार्बामेज़ेपिन, ये क्या होती है, ये एंटी लेप्रोटिक है। इसके अलावा ये क्या करती है कि ये आपके जो वाटर रिटेंशन के प्रोसेस को इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। तो आज का लेक्चर एंटी डायूरेटिक्स पे था, जिसमें हमने देखा कि एंटी डायूरेटिक्स डायूरेटिक्स की निस्बत ऑपोजिट काम करते हैं। जो डायूरेटिक्स ने करना है, एंटी डायूरेटिक्स ने उससे उल्टा काम करना है। हमने उसकी क्लासिफिकेशन देखी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा, एडवर्स इफेक्ट देखे हैं, कहाँ कहाँ हमने यूज़ करना है, किस किस तरह ये एक्ट करते हैं, इसके रिसेप्टर कौन से हैं। तो आज के लेक्चर में हमने एंटी डायूरेटिक्स को पढ़ा है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ चुका होगा। बड़ा आसान सा मज़े का टॉपिक है, इसको आप अपनी बुक से स्टडी करें, लेक्चर से स्टडी करें, लेक्चर को गौर से सुनें, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।